नमस्कार। रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज हम लोग कवि कथाकार शिवदयाल जी की एक बेहद चर्चित कहानी का पाठ सुनेंगे। स्वयं उनके ही ओर से मुन्ना बैंड वाले उस्ताद। यह एक बेहद चर्चित कहानी रही जो वागर्थ में प्रकाशित हुई। बाद में वर्ष 2009 में तत्कालीन भारतीय ज्ञानपीठ से इसी नाम से शिवदयाल जी का संग्रह आता है और वर्ष 2011 में उसका दूसरा संस्करण भी सामने आता है। इस कहानी को और इस संग्रह की कई कहानियों को पाठकों ने हाथों हाथ लिया। तो आइए मित्रों, इस अवसर पर हम लोग शिवदयाल जी की यह बेहद चर्चित कहानी मुन्ना बैंड वाले उस्ताद का पाठ सुनते हैं और इसके बाद या हो सका तो इस कहानी के पाठ को शुरू करने से पूर्व ही शिवदयाल जी इसको लेकर भी कुछ बातचीत करेंगे। इस कहानी के कुछ अनुवाद भी हुए, उस पर भी बात होगी। तो हम सीधे शिवदयाल जी के पास चलते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक स्वागत शिवदयाल जी। जी बहुत बहुत आपको भी नमस्कार। और और आपसे जी जन जी सुलभ आपसे जी हाँ प्लीज कहें। जन सुलभ के आयोजन में एक बार फिर आप 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 हमको ले आए हैं और हम सबके सामने हैं और सभी जी को जी नमस्कार। जी स्वागत। जी और इस कहानी का पाठ आरंभ करें ऐसा अनुरोध करता हूं और इससे जुड़ी कुछ बातें जी भी अ, अपने मित्रों को बतलाएं शिवदयाल जी। जी 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 ये मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, ये कहानी अ, मेरा ख्याल है कि लिखी तो गई थी 97-98 के आसपास। प्रकाशित हुई वो जुलाई 2001 में वागर्थ में। उस समय प्रभाकर श्रोत्रिय जी वहाँ संपादक थे और इस कहानी को पाठकों ने पसंद किया और कई समीक्षाएं भी आई संग्रह की। बाद में 2009 में जब पहला संग्रह आया, मेरा कहानी संग्रह इसी नाम से, तो जैसा कि आपने बताया, तो ये कहानी जो है दरअसल एक समाज के ऐसे उपेक्षित पात्र की है जो कि अ, हमारे सामाजिक उत्सव का एक अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, लेकिन वो उसकी तरफ शायद ही कोई देखता है। ये ऐसा पात्र होता है। तो दरअसल गर्मियों की एक शाम में मैं अपने घर के बालकनी में था, खड़ा था पत्नी के साथ, और सामने एक बारात सज रही थी। और उसी समय जो क्लैरिनेट वाले जो उस्ताद थे, उन्होंने एक धुन उठाई कि पंख होते तो उड़ाती रे, रसिया वो बालमा, जो पुरानी एक बहुत अच्छा गाना है। और मैं दरअसल इस धुन को सुनकर बहुत ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि उस समय जो गाने चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग ये गाना था और इसका एक शास्त्रीय आधार भी था। तो मुझे यहीं से कुछ सूझा। उस उस्ताद को मैं दूर से देखता रहा और बाकी जो उसके शागिर्द थे, जो बजाने वाले थे, उन सबको मैंने उन सब पर मेरी दृष्टि गई। और उस उस्ताद के बहाने मैं स्मृतियों में भी गया, बचपन की स्मृतियों में। और वहीं एक फ्लैश में ये कहानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन में आई थी। और बाद में मैंने इस कहानी को लिखा और ये कहानी बाद में छपी भी और चर्चित भी हुई और इसके अनुवाद भी हुए। अ, अनुवाद हुआ ये कहना चाहिए, और दो पत्रिकाओं में अनुवाद छपा। एक जहाने उर्दू में, अफसा बानो ने इस कहानी का अनुवाद किया। और इसमें प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी की मैं भूमिका मानता हूँ। और एक दूसरा जो अनुवाद इसका छपा, ये छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी रायपुर की पत्रिका है, चश्मे उर्दू, इसमें इस कहानी को छापा गया उर्दू में।
जी, उसको दिखला तो भी दें एक बार शिवदयाल जी, एक बार उसे जी दिखला भी ये दें। ये मैं दिखाता हूँ। ये पहले तो इसका कवर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है। ये वागर्थ में जो कहानी छपी थी, ये वागर्थ ऐसे आता था पहले। जी जी। और फिर ये हम्म, ये जहाने उर्दू है, जिसमें अफशा बानो ने इसका अनुवाद किया था। फिर ये कहानी इसमें चश्मा चश्मा ए उर्दू में ये छपी थी, जो रायगढ़ से निकलती, रायपुर से निकलती है पत्रिका। जी जी। तो और इसकी कुछ एक समीक्षाएं भी आई थी, और मैंने भी एक समीक्षा हिंदुस्तान में की थी इसकी, इस इसकी संग्रह की। जी 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 और जी, इसकी कई कुछ न समीक्षाएं जगहों, आई। जी जी, कई समीक्षाएं आई और बहुत जी ही बेहतरीन ढंग से ये सभी कहानियां हैं। यह पूरा संग्रह न्यूज। बेहद खास हाँ है। तो वे जी कुछ जी एक समीक्षाएं हो तो उसे भी दिखला दें अगर आपके पास हो। जी जी, मैं दिखा तो सकता हूँ। एक आध है जी मेरे पास, एक आध है मेरे जी पास। इसमें बहुवचन और पुस्तक वार्ता। और देखिए, ये बहुवचन में बहुत अच्छी समीक्षा इन्होंने लिखी थी, गोरखनाथ ने। ये बहुवचन की समीक्षा है। और इस कहानी को और उस संग्रह को भी बहुत पसंद किया गया। लंबी समीक्षा है, ये बहुवचन में छपी थी। जी जी। ये बहुवचन में समीक्षा जो छपी थी। और इसी तरह से अ, अशोक मिश्र ने इस किताब पे लिखा था, और ये पुस्तक वार्ता में ये समीक्षा आई थी। इसमें दो तीन वाह। पुस्तकों को उन्होंने साथ लिया था। जी जी ये जी। पुस्तक वार्ता में समीक्षा आई थी। एक वाह। समीक्षा इसकी आई थी, ये आपको राजीव कुमार ने बहुत अच्छा लिखा था इस पर, इंडिया टुडे में। एक ये है। तो इंडिया टुडे में भी इस किताब की समीक्षा आई थी। फिर मैं बता रहा हूँ आपको। और एक जनसत्ता में भी समीक्षा आई थी, जो प्रभात रंजन ने लिखी थी। प्रभात रंजन की समीक्षा थी जी ये। और कई समीक्षाएं हैं इस पर। एक गोष्ठी भी हुई थी इस किताब पे, दो गोष्ठियां हुई थी। एक तो इस कहानी पे एक और बात हुई थी, एक खासी बात है वो, कि वो एक एक्टिविस्ट जमात ने इस पर एक कार्यक्रम किया था। अ, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद कहानी के बहाने अंतर सामुदायिक संवाद पर चर्चा। ये कार्यक्रम गांधी संग्रहालय पटना में हुआ था 2001 में। जो उस समय काफी लोग इसमें आए थे, इस कार्यक्रम में। और साहित्य समाज के लोग तो थे ही, और एक्टिविस्ट जमात के भी लोग थे। तो काफी सफल ये आयोजन था। फिर एक पुस्तक पे चर्चा हुई थी अभिलेखागार में, जिसमें और लोगों के अलावा आलोक जी थे, आलोक धनवा। और उन्होंने काफी अच्छी इस पे बात की थी, इस संग्रह पे। खासतौर से उन्होंने इस कहानी पे तो नहीं, लेकिन नॉस्टैल्जिया कहानी पर काफी अच्छी बातचीत की थी। तो ये है कि इस पे चर्चा होती रही। बाद में मैं खोज रहा था, दरअसल रमेश चंद्र शाह जी का एक पत्र मिला था। उस पत्र के बहाने ही मेरा उनसे परिचय बना था 2010 में। मुझे वो पत्र अभी मिल नहीं सका, उसकी कॉपी कहीं इतनी मैंने कहीं इस तरह से रख दी है कि वो मिल नहीं पाई, चिट्ठी। तो उनको ये कहानी बहुत पसंद आई थी, और ये संग्रह बहुत पसंद आया था। तो इस पर आज भी
ये संग्रह लोगों के हाथों में आता जाता रहता है, मुझे प्रतिक्रिया मिलती रहती है, तो अच्छा लगता है। अब ये है कि उसके बाद कोई संग्रह मेरा बिल्कुल आया नहीं। और देखिए, शायद साल 1.5 साल के अंदर अगर कोई स्थिति बने तो दूसरा संग्रह भी आए। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं। जी। जी, धन्यवाद। तो अब हम लोग कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो क्यों नहीं जी अब जी कहानी जी, का ये पाठ किया कहानी, जाए। जी। जी जी, कहानी बिल्कुल। हाँ, एक और कहानी लिखने के दरमियान मेरा जो अनुभव रहा, जी। वो बाजा वालों की जो जीवन स्थिति कितनी दारुण है, उनके जीवन में झांकने का अवसर इस कहानी के को लिखने के दरमियान मिला। और मुझे याद है कि मैं फुलवारी शरीफ और अनीसाबाद और इधर कुछ और मोहल्लों में मैंने इनसे बातचीत की थी, और इनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल होता है, कैसे लोग उठाते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं। तो वो कुछ डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, वहां पर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ की मंदिर भी थे, और एक दो मस्जिदें भी थीं, गुरुद्वारा भी था, और चर्च भी था। तो आप जब सुबह उठते हैं ब्रह्म वेला में, तो एक साथ आपको कुछ सेकंड्स के, मिनट्स के अंतराल पर ये ध्वनियाँ सुनाई देती थी, गिरजाघर की गुरबानी और मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियां, ये सब चीजें जो थी। तो ऐसा माहौल था वहाँ। और मोहल्ले में हमारे खां साहब रहते थे। तो खां साहब का एक कुत्ता था जो इस कहानी में आया है। तो ऐसी कई चीजें हैं इसमें जो वास्तव में ये है। तो ये मुन्ना बैंड वाले उस्ताद एक अजीज मियां हैं जो एक काल्पनिक पात्र हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके साथ जो जुड़ी चीजें हैं, उसमें बहुत कुछ मेरा देखा और जाना हुआ है। तो मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। मुन्ना बैंड वाले उस्ताद। इतनी सी बारात पार्टी और इतना विलंब, कुल 50-60 से ज्यादा लोग नहीं रहे होंगे। जमाने के हिसाब से यूं बाराती कुछ संकोची और गंभीर दिखते थे। हम वधु पक्ष वाले कोई घंटे भर से उनके सत्कार के लिए खड़े थे, बल्कि थक गए थे। कई लोग तो 9 बजे के बाद घर लौटने लगे थे। मेरा भी यही विचार था। मैंने पत्नी को बताया तो कहने लगी, मौसी बुरा मानेंगी, कम से कम बारात लगने तक तो रुकना पड़ेगा। शादी पत्नी की मौसेरी बहन की थी, गो सीधी मौसेरी नहीं, उसकी माँ की चचेरी बहन की लड़की। मरता क्या न करता, मुझे खड़ा रहना पड़ा। अब जबकि बारात लग ही रही थी तो मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था। बारात पार्टी के कुछ नौजवान सदस्यों में जोश था। वे आत्ममुग्ध से क्लैरिनेट और ड्रम की बीट्स पर मटक रहे थे। बारात है, बाजा है, तो नाच है। कुछ महिलाएं भी बारातियों में शामिल थीं, और उनमें से कुछ तालियां बजा बजा कर नाचने वालों का उत्साह बढ़ा रही थी। मेरे सबसे नजदीक सोजो फोन लिए एक बाजा वाला खड़ा था। मुझे इसका गुमान तब हुआ जबकि उसकी भारी और कर्कश आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया, जैसे बकरियों की मिमियाहट के बीच सहसा शेर ने दहाड़ मारी हो। ड्रम तेज होकर अचानक खामोश हो गया। ढन ढना ढन ढन। कुछ ही क्षणों बाद क्लैरिनेट की सुरीली आवाज फिजा में उभरी। मालूम पड़ता था कि इस नई धुन के खामोश होने के बाद ही बाराती बाराती गले मिल पाएंगे। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। नई धुन पुरानी फिल्मी गाने की थी। पंख होते तो उड़ाती रहे। मैं उस उत्सव भरे माहौल से जैसे ऊपर उठ गया, हवा में। पहले तो लगा मानो बहुत दूर कहीं यह धुन बज रही है। फिर लगा
यह धुन मेरे ही अंदर बज रही है, जाने कब से बज रही है, बरसों से। मुझे आश्चर्य वैसे इस बात पर भी हो रहा था कि आज के इस रॉक और पॉप के दौर में बाजे वाले इतनी हिम्मत का काम कैसे कर बैठे कि पंख होते तो उड़ आती रे बजा लें। मेरी दिलचस्पी अब बारातियों के बजाय बाजा वालों में थी। पोशाक उनकी अच्छी थी। लाल हरे सुनहरे रंग की यूनिफॉर्म में वे सजे धजे थे। लेकिन क्लैरिनेट वाला आदमी यानी मास्टर पतलून कमीज में था। धुन मुश्किल थी। वह जब बाजे में फूंक मारता तो उसके गाल छोटे छोटे गुब्बारों की तरह फूल जाते और गर्दन का रेशा रेशा ऐसा तन जाता कि मानो अब फटा कि तब। जबकि चेहरा पसीने से तरबतर, जिस पर वह अवकाश मिलने पर रुमाल फिरा लेता। ड्रम वाला कहीं प्रफुल्लित दिखता था। नौजवान था, 17-18 का, गोरा, खूबसूरत। ड्रम ठोकते हुए बार बार उस्ताद को देख लेता था। एक बार किंचित तेज ठोक बैठा हो। उस्ताद ने झट उसकी ओर कड़ी नजरों से देखा और हाथ से इशारा किया, हौले से, आहिस्ता से। पंख होते तो उड़ आती रे। मैं बाजे वाले को देख रहा था और कभी कभी फूलों से सजी धजी कार के अंदर बैठे दूल्हे को भी देख लेता था, जो गर्मी से परेशान दिखता था। लेकिन मेरा मन न जाने कहाँ किन दिशाओं में भटक रहा था। पता नहीं मैं क्या भूल रहा था और क्या याद कर रहा था। तभी ड्रम वाले ने शायद फिर गलती की। उस्ताद इस बार फिर गुर्राए। वह झींक कर हंसने लगा, जैसे अपनी गलती मान ली हो। उस्ताद अब बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे। गहरा सांवला परेशान चेहरा, उभरी हुई कनपटियों की नसें, तलवार कट मूछें, किन्हीं सोच में दाखिल आंखों के ऊपर छोटी भवें, लंबी सी नाक और अध पके बाल छोटे छोटे। बाईं गाल पर नाक की जड़ के पास एक बड़ा सा मस्सा भी दूधिया रोशनी में दिखने से बच न सका। अजीज मियां, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। अरे यह तो अजीज मियां है, मैंने अपने आप से कहा। अजीज मियां ने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे नहीं, और अपने साथियों को एक ओर जाने को कहकर खुद भी उनके पीछे हो लिए। अब द्वार पूजा हो रही थी। मंगल गान गाती स्त्रियों में थोड़ी आपाधापी थी। अजीज मियां, आप अजीज मियां हैं ना? मैंने उन्हें पीछे से पुकारा। वे रुक गए और पीछे मुड़कर मुझे देखा, अपरिचित निगाहों से। मुझे पहचाना? मैं सूरज। आप तो बूढ़े हो गए एकदम। मैं हंसने लगा। वे मुस्कुराए, लेकिन जैसे भी मुझे पहचान नहीं पाए थे। याद आया, मैं सूरज, भरत बाबू का लड़का। अरे बाबू, आप तो इतने कद्दावर और सयाने हो गए हैं, मैंने तो सच ही नहीं पहचाना। मेरे रिश्तेदार की बेटी की शादी है, मैंने तो आपको पहचान लिया। आपने धुन ही ऐसी बजाई जो कोई और बजा ही नहीं सकता। मैं फिर हंसने लगा। आप तो नाहक मुझे बना रहे हैं। और सुनाइए, सब खैरियत तो है? बाबूजी कैसे हैं? चाची कैसी हैं? सब लोग ठीक हैं। लेकिन आपने ये क्या आप लगा रखी है? मैं तो वही पुराना सूरज हूँ अजीज मियाँ। आपका बड़प्पन है बाबू। आप इतने बड़े हो गए तो आपको तो आप ही कहूंगा ना। अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, क्या हो रहा है इन दिनों? शादी ब्याह किया कि नहीं? नौकरी हो रही है। शादी हुए 3 साल हुए। साल भर का एक बच्चा भी है अब तो। खुदा सलामत रखे, बरकत दे, खूब फलो फूलो। और आप कैसे हैं? बाल बच्चे सब कैसे हैं? अजीज मियां हंसे, मुंह उठाकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब तक ट्रे में नाश्ता चला आया। मैंने उन्हें पकड़ाया। मैं खुद तो कर चुका था। लीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या करें, तुमने बात ही ऐसी पूछ ली। क्यों? आपके बच्चों के बारे में ही तो पूछा। कोई हो तब तो बताएं बाबू। वे फिर हंसे। ओह, लेकिन ऐसा क्यों? शादी होती तभी तो औलाद होती। क्या कहते हैं अजीज मियां? आपने अब तक दुनिया भर के लोगों की बारातें सजाई और खुद। यही तो ऊपर वाले का खेल है। उसने मुझे इस लायक समझा ही नहीं, और मैं भी फिजूल के झंझटों से बच गया। सहसा मुझे उनकी जवानी याद आ गई। हम तब बच्चे थे, यही कोई 8-10 बरस के। उनकी बहन और मेरी बहन अच्छी सहेलियां थी। दोनों साथ साथ स्कूल जाती। हालांकि बाद में अनार हो,
हाँ, यही नाम था उनका, ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। लेकिन दोनों सखियों की दोस्ती को इससे खास फर्क नहीं पड़ा था। मैं भी बहन के साथ कभी कभी उनके घर जाता। उनके अब्बा को हमारे यहाँ सभी खां साहब कहते थे। वे दमा के मरीज थे और अक्सर खांसते रहते। मैं जब कुछ सयाना हुआ तब समझ हुई कि खां साहब की संज्ञा का उनकी खांसी से कोई संबंध नहीं था, बल्कि उनका नाम ही था मोहम्मद बशर खां। तब नेम प्लेटों का चलन नहीं था, वह भी निम्न मध्य वर्ग में। हम बच्चे तो उस वक्त नेम प्लेट को साइन बोर्ड ही कहते थे और एक दूसरे के पिताओं के ठीक ठीक नाम नहीं जानते थे। खैर, खां साहब अक्सर होठों में बीड़ी दबाए रहते और उनकी बकरी, जो दरअसल बकरा हुआ करता था, को पत्ते वगैरह खिलाने में मशगूल रहते। लंबे सफेद बालों से उनका आधा माथा ढका रहता। हम बच्चों को उनके बकरे में खासी दिलचस्पी थी। हम जब भी उसे छूते या छूने की कोशिश करते, वह उछल उछल कर हमें अपनी छोटी छोटी सींगों पर तोलने की कोशिश करता। यह खेल का उसका तरीका था। फिर एक दिन अचानक उनका बकरा गायब हो जाता। हम अंदर से रुआंसे हो जाते और उसकी चिकनी चमकीली चितकबरी खाल और लंबे लंबे कान याद करते रह जाते। तब तक एक नया मेमना खूंटे से बंध जाता। अजीज मियाँ और हमारे परिवार के बीच रिश्ते की एक और कड़ी थी, और वह था भूरे रंग का एक रोबदार कुत्ता। था तो वह खांटी देसी, लेकिन दुनिया भर के अल्सेशियंस पर बीस बैठता था। उसका डील डॉल और उसकी गुर्राहट अच्छों अच्छों का खून जमा देती थी। खां साहब को वह कुत्ता बहुत प्यारा था, मगर उनको हमेशा मलाल रहा कि हम लोगों ने उनके कुत्ते को उनका नहीं रहने दिया। कम वक्त खाता उनका था, मगर वक्त काटने के लिए उसे जैसे हमारे घर का अहाता ही मुफीद पड़ता था। उसे किसी ने जहर दे दिया था। वह मरा भी तो ऐन हमारे आंगन की चौखट पर। मुझे अजीज मियाँ के घर जाना हमेशा अच्छा लगता, क्योंकि मुझे वहां वह सब कुछ देखने सुनने को मिलता जो और किसी के यहाँ मैंने कभी देखा नहीं। अनारो दीदी हमेशा सफेद मटमैले से दुपट्टे से अपना सर ढके रहती। उनकी अम्मा बराबर पान चबाती रहती। उनके दांत बिल्कुल काले थे। वे हंसती तो कभी कभी डर लगता। नाक में उनके सोने की मोटी सी कील लौंग चमकती रहती, जो चमकती कम थी, दिखती ज्यादा थी। वैसे वे हंसमुख महिला थी और हम हमसे खूब हालचाल पूछती थी। हाँ, टूटे फूटे पलस्तर वाले बरामदे में एक कोने में रखा टोंटी वाला लोटा बदना मुझे सबसे ज्यादा चकित करता। मुझे हैरत होती कि आखिर उस लोटे में नलकी की क्या जरूरत थी। वह हमेशा चाय की केतली का स्थानापन्न ही नजर आता। बाद में मैंने अपनी अम्मा से एक बार वैसा ही लोटा खरीदने की सिफारिश की, तो वे देर तक मुझे गोद में लिए हंसती रहीं। कुतूहल के सामान और भी थे, जिन्हें मैं कभी छू कर तो कभी दूर से निहारा करता। टिन की गहरी बैंगनी रंग के किनारों वाली प्लेटें उस घर के सिवा और कहीं नहीं दिखती। लकड़ी के गंदे से आले पर आईना रखा होता, जिसकी परत जगह जगह से झांक रही होती। उसके एक ओर मीनारों के रंग बिरंगे चित्र और अरबी में लिखी इबारतें मुझे कभी समझ में नहीं आई। हम दोस्तों के बीच अक्सर चर्चा होती कि अजीज मियाँ के घर में भाला बल्लम और चमचमाती तलवारें हैं, लेकिन इसी कमरे के कोने में मुझे बस एक लंबी सी बर्छी दिखाई देती, जिसके फल पर जंग लगी होती। आईने वाले आले पर इत्र की छोटी छोटी रंग बिरंगी शीशियां रखी होती। कभी कभी अजीज मियाँ एक छोटे पनडुब्बे पनडब्बे नुमा डब्बे से रुई का फाहा निकालकर उसे एक सीख में लपेट देते और उसे इत्र में डुबोकर मुझे पकड़ा देते। इत्र की वह महक अब तक मेरी सांसों में वैसी की वैसी बनी हुई है। उन मोहल्लों में बीते बचपन की मीठी यादें उस महक से सराबोर हैं, सुवासित। अजीज मियाँ को घर में लोग मजलू कहकर पुकारते थे। दरअसल उनसे भी छोटे एक भाई थे, जो बचपन में ही गुजर गए थे। इस तरह मझला होने के कारण वे मजलू कहे जाते थे। उनके बड़े भाईजान धीर गंभीर से दिखाई देते। हम उनके पास फटकने से भी डरते। बड़े मियाँ का कुछ कारोबार था। क्या था, न कभी हमें मालूम हुआ, न समझ में आया।
हम उनके घर जब भी गए, खां साहब को मजली मियाँ को ही खरी खोटी सुनाते देखा, जबकि अजीज मियाँ हमारे लिए सचमुच बड़े अजीज थे। वे हमसे बहुत हिलगे रहते। बाद के दिनों में जब खां साहब ने मुर्गी खाना खोला, तो अजीज मियाँ हमारे अनुरोध पर कभी कभी नन्हे चूजों को एकदम पास से देखने की इजाजत दे देते। हम चूजों को देखकर हैरान और उतने ही खुश होते, और मन ही मन अजीज मियाँ को बहुत धन्यवाद देते। अनारो दीदी अपने मजलू भाईजान की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे घर में हालांकि उन्हें एक दो टके का आदमी ही समझा जाता था, उन्हें गंभीरता से लेने की तो बात दूर रही। मैट्रिक में कई बार फेल होकर उन्होंने आखिरकार पढ़ाई ही छोड़ दी थी। मेरे घर में बेपढ़े लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। वैसे अपने शौकों को लेकर भी मेरे घर में वे अक्सर चर्चा में रहते। मुझे एक दफा कुकुर खांसी हो गई थी, तो उन्होंने फूंक मारकर पानी पिलाया था। मुझे तो याद नहीं, लेकिन अम्मा कहती हैं मैं तीसरे दिन एकदम ठीक हो गया था। उनके दूसरे शौक के बारे में हम बच्चों को कुछ अजब ही ढंग से पता चला। मोहल्ले के मुख्य सड़क पर बाजार के नजदीक बाजी की एक दुकान थी, मुन्ना बैंड। अक्सर यहाँ रियाज चल रहा होता, खासकर दोपहर के समय। नए पुराने फिल्मी गानों की धुनें बजती रहती। शादी ब्याह और देशभक्ति गीतों की धुनें भी कभी कभी बजती होती। हम घर वालों की नजरें बचाकर कभी कभी उस दुकान के सामने जाकर चुपचाप खड़े हो रहते। उस्ताद बूढ़े थे, बड़े बड़े सन जैसे बालों वाले। वे क्लैरिनेट बजाते और शागिर्दों को हाथ से, आंख से निर्देश देते जाते। उनके गाल छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते और गर्दन की मानो झिल्लियां तक दिखाई देने लगती। हम धुनों से ज्यादा चेहरों और बाजों में दिलचस्पी रखते। शागिर्द उस्ताद से बहुत भय खाते। वे सहमे हुए चुपचाप उनका निर्देश मानते। एक दिन जब हम वहां पहुंचे, तो उस्ताद हमें देखकर मुस्कुराए। वे अब तक हमें पहचानने लगे थे। हमारा नाम पूछा और बैठने को कहा। हम चुपचाप बेंच बेंच पर बैठ गए। धुन शुरू हुई। पंख होते तो उड़ाती रे रसिया ओ बालमा। उस्ताद के क्लैरिनेट से संगीत लहरी गूंजी। उसके पीछे बाकी साज सक्रिय हुए। ड्रमर को उस्ताद ने बीच में रुककर धुन की बारीकी समझाई और ट्रम्पेट वाले को बाजा पकड़ने का कायदा सिखाया। और तब हम देखकर चौंक गए कि ट्रम्पेट और कोई नहीं, अजीज मियां संभाले बैठे थे। मेरे मुंह से अचानक निकला, अजीज मियां। वे देखकर मुस्कुराए, लेकिन जैसे घबराए भी। मुंह पर अंगुली रखकर मुझे चुप रहने को कहा। वे अच्छा बजा ले रहे थे। हमारे सामने ही गाना खत्म होने पर उस्ताद ने उन्हें शाबाशी दी, लेकिन डांट भी पिलाई। अबे लौंडे, खामखा तू इस शौक के पीछे पड़ा है। यह बर्बाद करने वाला है। खां साहब सुनेंगे तो उन्हें अलग तकलीफ होगी। तू कोई धंधा संभाल। यह गाजे बाजे का झमेला छोड़। अजीज मियां ने झेप कर अपनी दुपल्ली टोपी ठीक की और मुस्कुरा कर मुझे देखा। हम साथ साथ घर लौटे। रास्ते में हम बच्चों को उन्होंने लेमन जूस खरीद कर दिया और कहा कि यह बात हम कभी किसी से नहीं कहेंगे। खासकर उन्होंने मुझे इस बात के लिए सख्त ताकीद की। इस बात को कोई 4-6 महीने गुजरे होंगे कि बाबूजी का तबादला हो गया। अजीज मियां और उनके कुनबे का किस्सा वहीं खत्म हो गया। ये धंधा कैसा चल रहा है? कैसा क्या, बस किसी तरह गुजर हो जाती है बाबू। चाचा कैसे हैं? वे प्लेट में बची नमकीन खा रहे थे। अब्बा का इंतकाल हो गया, कई बरस हो गए। अरे, और चाची? अम्मा हैं, बिस्तर से लगी हुई हैं। ओह, और सब लोग कैसे हैं? अनारो दीदी? अजीज मियां पास पड़ी मेज से पानी का गिलास उठा ले आए। पानी पीकर हाथ मुंह पोंछा और कुर्सी पर पीठ टिकाकर आराम से बैठ गए। कहने लगे, तुम तो जानते हो बाबू, हमने फाके भले न किए हों, लेकिन इत्मीनान में भी कभी नहीं रहे। अब्बा के रिटायर होने के बाद हम वाकई बड़ी परेशानियों में रहे। हम दो भाई, दोनों ही नकारे। अब्बा इसी गम को लेकर गए। उन्होंने हमें अपने पैरों पैरों पर होने के कई मौके दिए, लेकिन हम सच में नाकाबिल औलाद निकले। अब्बा के पास ज्यादा कुछ था नहीं, और जो भी था बहुत मुश्किल से कमाया हुआ। बड़े भाईजान ने कारोबार में हजारों डुबोया। उन्होंने कितने ही धंधे शुरू किए और बंद कर दिए। अब्बा को फिर भी उन पर भरोसा था।
भाईजान ने अब्बा के भरोसे को समझा नहीं। खैर, बड़ी आपा की शादी तो बहुत पहले हो गई थी। एक अनारो रह गई थी। हमारा ध्यान तो इस जिम्मेदारी पर था नहीं। आखिर अब्बा की कोशिशों से रिश्ते में ही एक जगह बात पक्की हो गई। अनारो भी अपने घर चली गई। लेकिन तकदीर को क्या कहा जाए, ससुरा जमाई दगाबाज निकला। पैसे वाला था, चमड़े का काम करता था। अनारो से निकाह के साल भर बाद ही उसकी सौत घर में ले आया। हम पर बिजली गिर पड़ी। अब्बा एकदम पस्त हो गए। अनारो हमारे पास ही चली आई। वह मां बनने वाली थी। बच्चे की पैदाइश पर उसे देखने उसका बाप भी आया। हमने उसकी खूब खबर ली। उसने हमें भरोसा दिलाया कि अनारो को खाने कपड़े के लिए कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अनारो मानती नहीं थी। हमने उसे बहुत समझाया और बच्चे की परवरिश का वास्ता दिया। आखिर अनारो वापस चली गई। अब भी बरस दो बरस पर आ जाती है। उसे देखकर तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन हम आखिर क्या करें। अब्बा मुझे सरकारी मुलाजिम बनाना चाहते थे। मेरा मन मगर किताबों किताबों में कभी लगा ही नहीं। जैसे तैसे करके 10वीं तो पास कर गया। मैट्रिक 3 बार देकर अंत में छोड़ दिया। ऐसी हालत होती थी मेरी, सवाल हाथ में आते ही गोया बदन कांपने लगता। कलम जमीन पर गिर पड़ती। दिमाग में भन्न भन्न करता सन्नाटा छा जाता। अब्बा को इसकी बहुत तड़प थी। भाईजान पर वे पहले ही बहुत गंवा चुके थे। मुझ पर गंवाने के लिए उनके पास कुछ था भी कहाँ। फिर भी उन्होंने मुझे बनाने के वास्ते अपनी ताकत के हिसाब से बहुत कुछ किया। सबसे पहले मुर्गी का आना खोला। पहले तो अच्छा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उधार इतना चढ़ता गया कि सब कुछ बेच बाच कर समेट लेना पड़ा। धंधा था तो अच्छा, लेकिन मेरी किस्मत। हमारे रिश्तेदार की टेलरिंग की एक दुकान थी। मुर्गी खाना फेल होने के बाद अब्बा ने उनसे बात करके मुझे वहां बैठने को भेजना शुरू किया। मुझसे हमेशा चूक होती रहती। पहले तो उन्होंने नादानी समझकर इस पर तवज्जो नहीं दी। बाद में मुझे डांट पड़ने लगी। ऐसा नहीं था कि काम मैं सीख नहीं रहा था, खूब ही सीख रहा था। रेडियो पर तब बड़े अच्छे गाने आते थे। रफी साहब के गानों में ऐसा खो जाता कि भूल ही जाता कि काज के साथ ही बटन लगना चाहिए, कि सिलाई अगर बाल बराबर भी इधर से उधर हो जाए तो कमबख्त फिटिंग खराब हो जाती है। लेकिन मैं अपनी फितरत से लाचार था। जहां कोई अच्छा गाना बजता, मैं उसकी धुनों की पैमाइश करने लगता। अब्बा के सामने उनके रहते कभी गाने की हिम्मत न हुई। सोचा कि बांसुरी ही खरीद कर कभी कभी दिल बहला लिया करूं, लेकिन उसके लिए भी तो आखिर कोई जगह चाहिए थी। तभी मुन्ना बैंड वाले उस्ताद से जान पहचान हुई। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब्बा का दबदबा था। पहले तो उन्होंने मुझे कुछ भी सिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन मैंने वहां जाना छोड़ा नहीं। आखिरकार मैं ही जीता। उन्होंने मुझे बात साज बजाना सिखाया। सुनने की तमीज भी उन्होंने ही सिखाई। वो बराबर मुझे कहते रहते कि साज से इश्क औरत से इश्क से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इश्क अगर हो जाए तो फिर क्या उससे बचने की गुंजाइश बचती है। यह तो बाद में हुआ कि मैंने औरत से इश्क का मजा भी चखा और दोनों जहां से गया। मुन्ना बैंड की बैठकियों ने टेलरिंग से नाता छुड़ा दिया। जो भी 5-10 रुपए जेब खर्ची के मिल जाते थे, सो भी गए। उस्ताद ने सुना तो मुझ पर खूब बरसे। मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें चूमा, उन्हें अपनी आंखों से लगाया और उन पर आंसुओं की झड़ी लगा दी। उस्ताद, हमें न छोड़िए ऐसे बीच धार में, हमें पार उतारिए। अल्लाह जानता है, मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं मर जाऊंगा, बाजे में सांस फूंकता हूं तो मालूम होता है जैसे सारी कायनात पर छा गया हूं। ये तजुर्बा, ये एहसास मेरे वजूद का संगे बुनियाद है। मुझ पर रहम कीजिए उस्ताद। उस्ताद की आवाज भर्रा गई। बोले, ना मुराद, तूने अपने को बर्बाद कर डाला। अब ये औरतों की तरह रोता क्यों है। जा, साज लिया। उस्ताद के कोई औलाद न थी। भतीजे थे।
अपने अपने काम में मशगूल। घर वाली अक्सर बीमार रहती थी। घर का खर्चा बैंड पार्टी के सहारे किसी तरह चल ही निकलता। यूं तो जलसे में जाने पर ही साजिंदों को पैसे मिलते थे, लेकिन मुझ पर उनका खास करम था। वे मुझे कुछ रुपए दरमाह देने लगे। मैं भी उनकी खिदमत में जी जान से लगा रहता। इसी बीच भाईजान की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। मैंने अब्बा से कहकर बाजे के लिए मुन्ना बैंड को ही ठीक करा लिया और उस्ताद से माफी मांगी कि मैं भाई की शादी में बजा न पाऊंगा। उन्होंने बाजे को उठाकर मेरी कोहनी पर दे मारा कि मैंने ऐसी बात कही ही क्यों। चोट से कोहनी सूज गई। अम्मा उस पर जाने क्या क्या लेप करती रहीं और मैं जाने उसे क्या क्या सफाई देता रहा। जरीना से भाईजान के निकाह के दौरान ही आंखें चार हुई थीं। वह भाभी जान की मामूजात बहन थी। उससे नजरें मिलते ही दिल क्लांट यानी क्लैरिनेट बजाने को मचल उठा था। सारे वक्त मेरे महबूब का वह गाना मेरे अंदर बजता रहा। मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम, खुदा कसम। वैसी आंखें और चमकती पेशानी पर बिखरी जुल्फों की वैसी जादूगरी मेरी नजरों से फिर नहीं गुजरी। उन दिनों नकाब की वैसी अहमियत न रह गई थी और बेनकाब औरतों को अब ताज्जुब से न देखा जाता था। मैं कितना खुशनसीब था जो मैंने उसे बिना पर्दे के देखा था, और शायद उससे भी ज्यादा बदनसीब रहा होऊंगा। उन दिनों मैंने एक से बढ़कर एक नई धुनें बजाई। कैसे कैसे बचत करके एक सेकंड हैंड ग्रामोफोन खरीदा। बिस्मिल्लाह खान साहब, रफी साहब, लता जी और मुकेश साहब के रिकॉर्ड खरीदे और खूब बजाया। पहली बार जब मैंने क्लांट पर दिल का खिलौना बजाया तो उस्ताद वाह वाह कह उठे और मुझे सीने से लगा लिया। मुन्ना बैंड की उन दिनों धूम मच गई। लेकिन यह बात बहुत दिनों तक रही नहीं। अब्बा का दमे का मर्ज बढ़ता चला गया। वे बहुत कमजोर हो गए। कोई करने धरने वाला था नहीं। मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा डॉक्टरों और दवाओं पर खर्च होने लगा। अब्बा बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे खर्च करते देखकर ताज्जुब करते, लेकिन उन्हें इससे शायद बहुत इत्मीनान होता। शायद आखिरी वक्त में उन्हें यह गम नहीं रहा था कि मैं दो पैसे कमाने के काबिल नहीं रहा। आखिर अब्बा चले गए। उनके जाने का गम अभी ताजा था कि भाईजान हमसे अलग हो गए। हमारा ढहता हुआ मकान कोठरियों में बंट गया। वे अलग भी ऐसे हुए कि फिर कभी लगा नहीं कि हम कभी साथ भी रहे थे। अम्मी मेरे साथ नहीं थी, या कि मैंने उनको जबरन अपने साथ रखा। ये सब गम थे एक और। तो दूसरी ओर जरीना के हमसाया होने का एहसास मुझ में नई जान फूंक देता जिंदगी से जद्दोजहद के लिए। उन दिनों मैंने कुछ शायरी भी की थी, सिर्फ जरीना की खातिर। एक बार जब जरीना अपनी बहन यानी भाभी जान से मिलने आई तो मैंने दूसरों की नजरें बचाकर अपने कुछ कलाम उसकी हथेली पर रख दिए थे। बदले में मुस्कुराकर उसने मुझे देखा था, जिंदगी से लबरेज नजरें। मैं बुत की तरह खड़ा रह गया था। फिर उसने दुपट्टा सर पर खींचकर आहिस्ता से कहा था, जिंदगी फकत शायरी से नहीं चलती हुजूर। मैं जाने किन कैसे एहसासों में जकड़ा हुआ था कि मुझसे कुछ कहा ही न गया। उसने फिर से मुझे मुस्कुरा कर देखा, सलाम किया और आगे बढ़ गई। मैं झट दो कदम आगे निकला और कह बैठा, अल्लाह की फजल से अपने पैरों पर हूं। बस बस आपका सहारा चाहिए। उसने जरा रुक कर एक तीरे नीमे कश मुझ पर छोड़ा और मुस्कुराती आगे बढ़ गई। मुझे तो जैसे होश ही न रहा। मैं इजहार हाल कर बैठा था और अम्मा को अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने इस इश्क के वजूद पर पहले तो शुबहा किया, फिर मान गई। बात जरीना के घर वालों तक भी पहुंची। एक दिन मुझे खोजता हुआ उसका भाई बाजे की दुकान पर पहुंचा। मैं रियाज पर था, उसे खास पहचानता भी न था, सो उस पर तवज्जो नहीं दी। रियाज खत्म हुआ तो उस्ताद ने कहा, देखो ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने खैरियत पूछी तो कहने लगा, लाहौल विला कुवत, पठानों के खानदान के होकर इन बेहुदा बाजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं आप। लानत है।
मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद पर काबू रखकर उसकी तारीफ पूछी। फिर चुप रह गया। पास की दुकान से मुश्ताक को चाय ले आने को कहा। हुजूर, कोई और रोजगार तलाश करिए। हम अपने खानदान की लड़की का रिश्ता एक बाजे वाले के साथ हरगिज नहीं कर सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसे रुखसत किया। हमारे इश्क को जमाने की नजर लग रही थी, यह बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन मुझे जरीना पर भरोसा था। मुझे लगता था वह मुझे ठुकरा न सकेगी। एक दिन मैं थका मांदा घर पहुंचा तो अम्मा ने खबर दी कि जरीना के घर वालों ने रिश्ते के लिए बाकायदा यह शर्त रख दी है कि मुझे बाजा छोड़कर दूसरे धंधे में लगना होगा। तू किस लिए जिद किए बैठा है? तू यह सब छोड़ क्यों नहीं देता? चाहे तो अकलू के साथ ही लग जा। मैं बात करती हूँ। क्या कहती हो अम्मा? बाजे को छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं? फिर समझा अपनी उस हूर परी को और उसके घर वालों को। मैं समझ गई। तेरा निकाह नहीं होगा। कहाँ से तू पैदा हुआ ऐसा नास पीटा, किसी की बात नहीं सुनता। अब मेरे पास एक ही सूरत बची थी, किसी तरह जमीना जरीना से मिल सकूं। मैंने भाभी जान से बहुत मिन्नतें की, तो वे आखिरकार राजी हुई। तय हुआ कि हम सुपर बाजार वाले हकीम के यहाँ 2 घड़ी, सिर्फ 2 घड़ी के लिए मिल सकते हैं। वह भी ऐसे कि वह बात और लोगों पर जाहिर न होने पाए। जरीना परेशान दिखती थी, संजीदा, लेकिन मुझे हल्के से सलाम करना न भूली और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मैं उसकी बगल में खड़ा हो गया। मेरी नजरें उसी पर जमी हुई थीं, लेकिन वह मुझे नहीं देख रही थी। वह कभी कभी वहां जमा मरीजों को तो कभी सड़क पर जाती सवारियों को देख लेती थी। क्या आप भी वही कहती हैं जो आपके घर वाले फरमाते हैं? मैंने आहिस्ता से पूछा। दिल अंदर ड्रम की तरह बजने लगा। वह चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। मैं मामूली सी चीज हूं, लेकिन आपको पलकों पर बिठा कर रखूंगा। देखिए, मैं तो आपको शरीके हयात मान चुका हूं। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। बहुत धीमे से बोली। क्या सबूत दी? क्या सबूत दूं जो आपको यकीन आए? बाजा छोड़ दीजिए। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, मुस्कुराई। मैं एकदम अंदर तक बुझ गया। मेरे अंदर के गोया सारे साज बेसुरे हो गए। मैंने उसे सलाम किया और थके थके कदमों लौट आया। दुकान पर आया, प्लांट उठाया। बहुत देर तक उसमें सुर फूंकता रहा। आखिर धुन निकली। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। गाना खत्म हुआ तो उस्ताद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने को जब्त न कर सका। कहा, उस्ताद सच, मैं दोनों जहां से गया। अजीज मियां सहसा खामोश हो गए। उनकी चुप्पी ने जैसे मेरे ख्यालों को भी ब्रेक लगाया। ठहरिए, मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। नहीं नहीं बाबू, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। नहीं, आप बैठिए। मैं झट 2 प्लेटें सजा लाया। एक उन्हें पकड़ाई और एक मैंने खुद ली। मेरे पूछने और आग्रह करने के बावजूद उन्होंने दोबारा कुछ नहीं लिया। और मैं भी अपने हाजमे की परेशानी की वजह से इस तरह के आयोजनों में कम से कम खाता हूँ। तो खाना हमने जल्द ही खत्म कर लिया। वे खा चुकने के पश्चात अपने शागिर्दों को तलाश रहे थे कि मैंने कहा, अजीज मियाँ थोड़ी देर रुक रहिए। इतने दिनों बाद मिले हैं, फिर जाने कब मुलाकात हो। वे मान गए। गो कि 10 बज रहे थे। अभी तक अतिथिगण जा चुके थे। बाराती भी जनवा से लौटने की तैयारी में दिखते थे। तो क्या आपने उसके बाद शादी का ख्याल ही छोड़ दिया? हाँ, लेकिन एक मौका फिर आया था जिंदगी में। अच्छा, वो कैसे? अजीज मियाँ ने जेब से एक डिबिया निकाली। उसमें से बीड़ी निकालकर होठों से लगा लिया। मैंने आसपास देखा। पास ही एक लड़का ट्रे में 5 सिगरेट लिए खड़ा था। मैंने कहा, आप सिगरेट पीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने बीड़ी सुलगा ली। उस्ताद अब कमजोर हो गए थे। वे अक्सर बीमार रहने लगे थे। पार्टी के साथ जाना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। अब बैंड पार्टी उन्होंने पूरी तरह मेरे जिम्मे कर दी थी। मुझे अब ज्यादा काम करना पड़ता। उधर अम्मा के साथ भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गईं। तभी एक दिन खाला, उस्ताद की घरवाली को हम खाला कहकर पुकारते थे, की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि लाख कोशिशों के बावजूद वे बच न सकी। उस्ताद अब और ढल से गए। उनके बाल पके तो थे ही, अब पीले पड़ने लगे थे। उन्होंने हजामत करना भी लगभग छोड़ ही दिया था। चेहरे का नूर जाता रहा। मैं भरसक उन्हें अकेले न रहने देता। दुकान में ही बिठाए रखता। वे भी मेरा बहुत ख्याल रखते और दूसरे शागिर्दों का भी ख्याल रखने को कहते। एक दिन मैं बाहर से दुकान लौटा तो देखा उस्ताद अकेले बैठे बाजा बजा रहे हैं। तेज गर्मी पड़ रही थी। आंखें बंद, चेहरे पर पसीना छलछलाता हुआ। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। मैं फर्श पर ही बैठ गया और चुपचाप सुनता रहा। अंदर कहीं वीरानी सी छाने लगी कि उन्होंने बजाना खत्म किया। जोर से गला साफ करके बाहर थूक फेंकी। मुझे देखा। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और आंखों के ऊपर नीचे गुटके से उभर गए थे। उन्हें देखकर डर सा लगा। आ गया तू? बता, क्या मिला तुझे इन बाजों में सांस फूंक कर? मुझे लगा कि वे मुझसे नहीं अपने आप से कह रहे हैं। मेरा दिल रोने को हुआ है, लेकिन वे मुझी से कह रहे थे। खैर, खुदा तेरी लगन का सिला जरूर देगा। तू जितना अच्छा शागिर्द है, अब उतना ही अच्छा उस्ताद बनकर दिखा। वो पेटी यहाँ ले आ। मैं पेटी उठा लाया। टिन की पुरानी जंग खाई पेटी थी, जिस पर छोटा सा ताला जड़ा था। उन्होंने कुर्ते के अंदर की जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और मुड़ा हुआ एक कागज मेरी ओर बढ़ाया। ये क्या है उस्ताद? मेरे पास है ही क्या बेटा, जितना सीखा था तुझे सिखा दिया। अब बस यह दुकान और पीछे की 5 धुर जमीन बची है। अब तू ही संभाल। मैंने तेरे नाम कर दिया है। इन कागजात को संभाल कर रख। मैंने कागज खोलकर देखा। अंग्रेजी की इबारत के नीचे कुछ दस्तखत और कचहरी की मुहरें थीं। उस्ताद का दस्तखत मैं साफ देख सकता था। वह सब कुछ ठीक ठीक मेरी समझ में नहीं आया। शायद इसलिए कि मैं सपने में भी इस बात का गुमान नहीं कर सकता था। मैं इस काबिल नहीं उस्ताद। मुझे बस अपने सर पर आपका साया चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खुदा आपको उम्र दराज करे। आप 100 साल जिए। बोलते हुए मेरी आवाज कांप गई। अरे, तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? मैं अभी कोई जा थोड़े ही रहा हूँ। ये कागज बहुत संभाल कर रखना। दुनिया बहुत बुरी है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने वह कागजात उनसे ले लिए और उन्हें अपने घर में हिफाजत से रख दिया। अम्मा को इस बात बाबत बताया तो पहली बार उसके मुंह से उस्ताद के लिए दुआ निकली। जरीना का निकाह मेरे ही अपने चचाजाद भाई से हुआ। गनीमत थी कि वह दूसरे शहर में रहता था। जरी का उसका अच्छा कारोबार था, लेकिन जरीना पर उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ पहाड़ टूट पड़ा जब फसाद में उसके शौहर की दुकान जलकर खाक हो गई। उसे खुद भी गहरी चोटें आईं। किसी तरह जान बची। उन्हें संभलने में बहुत वक्त लगा। यूं कहें कि पहले वाली हालत फिर कभी बहाल नहीं हुई। इधर भी फिजा बिगड़ी हुई थी। जान आफत में थी। हमारी दुकान पर भी पत्थर बरसे। गनीमत थी बात आगे बढ़ी नहीं। एक लड़के ने बेवफाई क्या कर दी? तूने अपनी सारी जिंदगी उसके गम में गुजार देने की कसम खा ली है। इससे क्या मिलेगा तुझे मजलू? क्यों तू नाहक खुद को गला रहा है? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इसके लिए क्या कोई अपने को गम के समंदर में डुबो दे? मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है। तुझे मेरी कसम जो तूने ना की। बोल, मैं बात बढ़ाऊं ना? हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि अम्मा ने मुझसे पूछा। आधी से ज्यादा उम्र तो गुजर गई अम्मी। बाकी भी गुजर जाएगी। तुम क्यों परेशान होती हो?
अरे अहमद, कल किसने देखा है? अपनी मिट्टी का क्या अंजाम होना है कौन जानता है। तू आखिर क्यों जिद में पड़ा है? देखना, तेरी तकदीर बदल जाएगी। इस मनहूस घर में अब एक पल भी नहीं रहा जाता। अच्छा अम्मा, जैसा जी में आए करो, बस मुझसे कुछ न पूछो। मैंने जवाब दिया और करवट बदलकर सो गया। जोहरा मानो दूर के रिश्ते में अम्मा की भतीजी लगती थी। वह बहुत छोटी थी कि वालिद खत्म हो गए। बहुत ही हैबतनाक फसाद फैला था। जोहरा दादा के इंतकाल के बाद अपने चाचा के घर एक नौकरानी बनकर रह गई। अम्मा कहती थी वह खूबसूरत थी, लेकिन उस बेचारी ने जिंदगी का बेहतरीन वक्त बेगारी और जिल्लत में गंवा दिया। अब उसकी शादी की उम्र पार कर रही थी। जाने कैसे उसके चचा को उस पर रहम आ गया था और वे किसी भी तरह जल्द से जल्द उसका निकाह कर देना चाहते थे। मैंने अम्मा को कहा कि लड़की वालों को मेरे धंधे व शौक के बारे में बिल्कुल साफ साफ पता हो जाना चाहिए। इसके बाद ही बात आगे बढ़नी चाहिए। अम्मा ने बताया उन्हें सब कुछ मालूम है और वे तैयार बैठे हैं। मैं फिर क्या कहता। अम्मा तुम्हारे खुशी के रो पड़ी। उस्ताद को मैंने जब इस बारे में बताया, इशारा किया, तो वे भी बड़े खुश हुए। कहने लगे कि वे खुद मेरी बारात सजाएंगे। शागिर्दों को कहा कि वो बाजों को खूब साफ सुथरा करके चमकाएं। कपड़े और जूते भी और हैट भी बिल्कुल एक नंबर दिखना चाहिए। मैं भी यह सब देखकर फूला न समाया और खुदा की इनायत पर उसका दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। जिस टेलरिंग की दुकान में मैं काम करता था, वहां नसीम कुर्ते का बहुत अच्छा काम किया करता था। उसे रेशमी कुर्ता और शेरवानी के लिए कपड़े दे आया। ऊपर वाला मगर कुछ और चाहता था। उस साल बहुत जबरदस्त लगन था। हमें दम मारने की फुर्सत न थी। तारीख न मिलने से कितने आसामी दुकान से लौट गए थे। कुछ बहुत खास लोग नाराज भी हो गए, क्योंकि हमारे पास उनकी बारात सजाने के लिए बिल्कुल वक्त न था। एक बड़े आसामी थे, उनके यहाँ बारात सजानी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की बारात में उस्ताद बैंड पार्टी के साथ खुद मौजूद रहें। उस्ताद ने कहीं आना जाना छोड़ दिया था, मगर पुरानी वजहदारी थी, सो उनकी बात भी उठा नहीं पा रहे थे। हमने उन्हें बहुत समझाया, टूटे हुए दांतों का वास्ता भी दिया। वे माने नहीं। कहने लगे सारा बदन जाम पड़ गया है, गले से जैसे हवा नहीं खींची जाती। जाऊंगा तो वर्जिश हो जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो। इसके बाद हम क्या कह सकते थे? उस्ताद लगता था कि फिर से जवान हो गए थे। क्या धुनें उठाई थी उन्होंने। मैं भी उनके साथ पूरे जोश में था। हमने खूब वाहवाही लुटी। उस्ताद ने उस दिन कुछ अंग्रेजी धुनें भी बजाईं, जो कभी अंग्रेज बजवाया करते थे। उस्ताद की और मेरी भी कमीज पर नोटों के बंडल टांग दिए गए। हम सभी खुश खुश लौटे। उस्ताद ने बख्शीश में मिले नोटों का हिसाब किया और सबको विदा कर दिया। मुझे उन्होंने अगले दिन जरा सुबह आने को कहा। सुबह 7 बजे के करीब जो मैं उनके पास पहुंचा, तो देखा वे बेहोश पड़े थे। मैं डॉक्टर ले आया, साथियों को खबर भिजवाई। डॉक्टर ने फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल में वे 3 दिन रहे। डॉक्टर कहते थे कि फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। हमने बहुत मन्नतें मांगी, दरगाह पर चादर चढ़ाई, मंदिरों में चढ़ावा दिया, लेकिन उस्ताद उठे नहीं। चौथे दिन उनकी मंजिल उठी अस्पताल से। हमने उनकी शान में मातमी धुनें बजाई। मुझे अब मुन्ना बैंड को किसी तरह बचाना था, या कहूं कि उसकी शान में और इजाफा करना था। कुछ अपने साथी ही गद्दारी पर उतर आए, मगर खुदा ने मेरी इज्जत रख ली। मैं अब पूरा वक्त ख्वाजा पार्टी को देने लगा। कुछ नए शागिर्द बहाल किए, उन्हें सिखाया। तभी कुछ सालों बाद बैंड पार्टी में गवैयों का चलन चल निकला। मुझ पर बहुत जोर पड़ा, मगर मुझे यह किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं था। कहाँ के गवैये ठहरे ये लौंडे, जो एक ही साथ कभी रफी साहब तो कभी लता जी की आवाज उतारते हैं, और बैंड पार्टी जैसे उनके रहमो करमों पर जीती हर हाल में साथ देती रहती है। इससे थोड़ा घाटा भी हुआ। जमाने के हिसाब से हम थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन हम इसी में खुश हैं। अब भी मौका मिलता है तो पुरानी धुनें उठा ही लेते हैं।
मगर ये तो बात की बातें हैं। उस्ताद के जाने के बाद सदमे से बाहर निकलने में काफी वक्त लगा। अम्मा मुझे बहलाए रखने की कोशिश करती। कोई 2 महीने बाद उसने मुझे जोहरा बानो की याद दिलाई। अब बेकार में लड़की वालों को लटकाए रखने से क्या फायदा था। मैंने अम्मा को कह दिया कि वह तैयारी कर ले। इस बात को हफ्ता पर बीता होगा। मैं रात को खाना खाने बैठा था। अम्मा रोटी सेक रही थी। तुझसे एक बात कहनी है मजलू, अम्मा ने कहा। क्या? खा ले तो कहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है, पहले तू खा ले। मैंने भी जिद नहीं की। खूब आराम से खाया और बिस्तर पर आ गया। अम्मा भी थोड़ी ही देर बाद बगल की खाट पर आ बैठी। तुम कुछ कह रही थी अम्मा? वो जोहरा। हाँ हाँ, जोहरा बानो को क्या हुआ? नसीबन के यहाँ गई थी। कह रही थी कि जोहरा गायब है। गायब है? मैं चौंक कर उठ बैठा। कह रही थी 2 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं। क्या कहती हो अम्मा? कैसी खोटी किस्मत है तेरी रे मजलुआ। अम्मा यकायक सुर में रोने लगी। मैंने खुदा को याद किया और जोहरा की सलामती की दुआ की। अम्मा को चुप कराने में काफी वक्त लगा। उस पूरी रात हम सो न सके। हल्की ठंड शुरू हो रही थी। मोहल्लों में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थीं। कहीं कहीं से लाउड स्पीकर पर कुछ कुछ आवाजें सुनाई पड़ती थीं। उस रात साज मेरे पास था। आले पर क्लांट रखा था। 2 महीने पहले नया बाजा खरीदा था। मगर सुर जैसे मेरे पास नहीं था। मेरे अंदर नहीं था। मुझ में से निकलकर बहुत दूर कहीं सितारों के झुरमुट में खो गया था। मैं था बिल्कुल खाली। तब से मैंने कितनी शादियां कराई, कितनों की बारात सजाई, मगर खुद उस ख्याल तक से तौबा कर लिया। आखिर दिल दिल है, कोई बाजा तो नहीं। खुदा ने इसलिए मुझे दुनिया में भेजा कि मैं बाजा बजाऊं, तो मरते दम तक बाजा बजाऊंगा। एक सुर खो गया, दूसरा तलाश लूंगा। एक धुन फीकी पड़ी, दूसरी बना लूंगा। मैं सोचता हूँ, काश मैं बड़े गुलाम अली खान साहब का या फिर बिस्मिल्लाह खान साहब का या नौशाद साहब का ही शागिर्द होता। मगर उस हमारे उस्ताद ही क्या किसी से कम थे? जैसा अल्लाह ने चाहा होगा वैसा हुआ। मैं बस इस मुर्दा बाजे में सांस फूंकने के लिए जिंदा हूँ। भले मैं इसमें दोनों जहां से जाऊं। उनकी आवाज बहुत भारी हो गई थी। बीच बीच में वे गला ठीक कर लेते थे। उनके शागिर्द आकर हमारे पास खड़े हो गए थे, अपने अपने साज के साथ घेरा बनाकर। चलो बच्चों। अच्छा सूरज बाबू। अजीज मियाँ ने पहले शागिर्दों को, फिर मुझे देखा। तब तक पत्नी बच्चे को लिए मुझे खोजती वहां पहुंच गई। अभी कुछ कहती कि मैंने चुप रहने का इशारा किया। इन्हें नमस्ते करो, मैंने कहा तो पत्नी ने सकुचाते हुए अजीज मियाँ को नमस्ते किया। अजीज मियाँ ने हाथ का क्लैरिनेट उठाकर जैसे आशीष दिया। मैंने अपनी गोद में बच्चे को ले लिया। वह सो रहा था और अजीज मियाँ की गोद में डाल दिया। यही है हमारा बच्चा, इसे आशीर्वाद दीजिए। अजीज मियाँ बहुत भावुक हो गए। उन्होंने हाथ का बाजा शागिर्द को पकड़ाया। बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने जाने क्या मंत्र पढ़ा और बच्चे के चेहरे पर, माथे पर फूंक मारी। मुझे पकड़ाया और आंखें पोंछते खड़े हो गए। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। कहा, जीते रहो, फूलो फलो। तुमने हमें याद रखा, ये कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे। जाने क्यों मेरा भी मन भर आया। कुछ कह न सका। अजीज मियाँ आखिर अपने आदमियों के साथ चले गए। पंख होते तो उड़ाती रे, जैसे इस धरती से लेकर आकाश गंगा तक में यह धुन अनुगुंजित हो रही थी। और मैं जैसे नक्षत्रों की यात्रा कर रहा था। स्कूटर पर जब अपने मकान के फाटक पर रुका
स्कूटर जब अपने मकान के फाटक पर रुका तो पत्नी ने पूछा, ये कौन थे जी जिन्होंने इतनी फूंके मारी बच्चे को? ये अजीज मियाँ थे, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, मैंने कहा, और दरवाजे पर जड़ा ताला खोलने लगा। ये कहानी थी मुन्ना बैंड वाले उस्ताद। जी, बेहद बेहद क्या कहूं शिवदयाल जी। हम लोग इस कहानी के साथ इस तरह से बने रहे। बेहद भावप्रवण कहानी, और इतनी छोरे हैं इस कहानी के, और उन सब छोरों को जिस तरह से इस कहानी में गुंथा गया है वह अद्भुत है। कई ऐसे विवरण हैं, कई ऐसी बारीक बुनावटें हैं जिनके बीच यह कहानी बार बार हमारे हृदय के किसी न किसी तार को झंकृत कर देती है। जो हमारे अजीज मियाँ हैं, वे कैसे अपने उस्ताद के यहाँ अपने शौक से अ, उस ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं, उन धुनों को सीखते हैं, जबकि उनके उस्ताद स्वयं नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग, अजीज मियाँ के परिवार के लोग नहीं चाहते हैं। और पूरी घटना क्रमशः आगे बढ़ती है। अजीज मियाँ स्वयं न सिर्फ एक अच्छे शागिर्द साबित होते हैं, बिल्कुल अंत में जब उनके उस्ताद मर जाते हैं तो कैसे उस पूरे बैंड को संभालते हैं, स्वयं मुन्ना बैंड वाले उस्ताद हो जाते हैं। कितनी कहानियां हैं, कितने परिवर्तन हैं समाज के जो यहाँ आते हैं। इस फील्ड में भी, इस बैंड की जो यह व्यापार है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, उसकी ओर भी इशारा है। वहां भी अजीज मियाँ झुकते नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जहां स्त्री से लगाव और बाजे से लगाव को लेकर बातें की गई, और वे सब प्रेम, एक प्रेम और दूसरी बार एक दूसरी स्त्री से पुनः शादी के लिए तैयारी, और दोनों ही स्थितियों में जो है दोनों ही स्थितियों में वे अंततः खाली हाथ रह जाते हैं। और फिर उस आदमी का संघर्ष जो हार नहीं मानता है, जो अपने पिता को भी संभालता है बीमारी के दिनों में, मां की बात को भी रखता है जब उनके भाई अलग हो जाते हैं, उसका भी बड़ा एक बारीक विवरण कि ऐसे अलग होते हैं जैसे कभी साथ ही नहीं थे। मगर अजीज मियाँ जिस तरह से अपनी माँ को संभालते हैं और सब कुछ करते हैं, बड़ा अद्भुत है। बाद में नए बच्चों को शामिल करते हैं। कई ऐसी यहाँ पर तहें हैं इस कहानी में। निश्चय यह एक बहुस्तरीय कहानी है, मैं ऐसा कहूंगा। और अरसे बाद जब आपके संग्रह को पढ़ा था उन दिनों में, दिल्ली के उन दिनों में, और हिंदुस्तान में भी लिखा था, आज वह कहानी पूरी तरह आपसे सुनते हुए उस समय में भी जैसे मैं स्वयं उतर आया हूं। और तमाम ऐसे मित्रगण हैं जो यह अनुभव कर रहे हैं इस समय। और जिस तरह से, क्या नाम था उस किशोर का, सूरज, सूरज का जो पूरा वर्णन है शिवदयाल जी कि वह कैसे उस एक अलग भिन्न धार्मिक परिवेश के घर में उसके बर्तनों को, उसकी सजावट को, उसके दूसरे सामानों को देखता है कौतूहल से, और बकरे को वे गायब हो जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। वह किशोर सूरज क्रमशः जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, नौकरी पेशा हो गया है, एक बच्चे का पिता हो गया है, और वे सारी चीजें इस तरह से गुंथी गई हैं कि आज के समय में जब हम देखते हैं कि कैसे दो संप्रदायों, दो धर्मों के बीच दीवार खींचने की कई बार कोशिश होती है, ऐसे में यह कहानी इन दो व्यक्तियों के माध्यम से, उन दो परिवारों के माध्यम से कई बातें कह जाती हैं। बेहद
प्रासंगिक कहानी, और ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पर रखी जा सकती हैं। टेलर और जो कहानी की जो अपनी कला है, जो शिल्प है, वह भी हमें दिखाई पड़ता है। वह टेलरिंग सीख रहे हैं अजीज मियाँ, और वह सीख नहीं पाते हैं क्योंकि वे तो धुन को बजाने के लिए ही जैसे कि उनका जन्म हुआ है। बाद में जब उनकी शादी की बात आती है, फिर वह टेलरिंग की दुकान आती है, तो कई ऐसे छोर हैं जो क्रमशः जुड़ते चले जाते हैं। तो शिल्प के स्तर पर भी बड़ी कलाकारी है इसमें, और यह पूरी कहानी एक भावुक कर देने वाली कहानी है। बाद में जिस तरह से उस किशोर सूरज, जिसको वे अजीज मियाँ प्यार से एक बढ़ते हुए बच्चे को देख रहे थे, अंत में कहानी के अंत तक आते आते उसी सूरज के बच्चे को भी जिस तरह से दुलारते हैं, सचमुच में ऐसे अजीज मियाँ की यह कहानी जो है हमें और हम सभी को हमारे हृदय के भीतर कहीं ना कहीं उसके उसके तारों को वापस से झंकृत कर देती है। बहुत बहुत आभार इस कहानी को हमारे साथ साझा करने आपने के लिए, बहुत यहाँ अच्छी पढ़ने के लिए। जी, शुक्रिया। बहुत कुछ कही जा सकती आपने है बहुत, बातें, लेकिन जी बहुत अच्छी आपने टिप्पणी की। और इस कहानी को लिखना भी एक बड़ा ही पीड़ादायी अनुभव था कहीं ना कहीं। और वास्तव में व्यक्ति की, कभी कभी लगता है ना कि व्यक्ति की दुनिया और उसका सरोकार ना, वो जिसको बिलोंग करता है, जिस समाज को या जिस परिवार को, उससे प्रायः अलग भी होता है। और ये होना जरूरी भी होता है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव मुझे लगता है कि इस संसार की एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। और उसके जुड़ाव का आधार जो है, वो प्रेम और संवेदना ही आधार उसका होता है। तो वही जो एक खोया हुआ सिरा जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जो बचपन की संस्मृतियां हैं, जो उसका जो जो प्रेम और जो सौहार्द का जो पूरा ताना बाना है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन के दूसरी अवस्था में, जब अजीब मियाँ प्रौढ़ हो गए हैं या वृद्ध हो रहे हैं और सूरज जवान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें आके जुड़ती हैं और कल्मिनेट होती हैं, जिसमें कि आशीर्वाद देते हैं अजीज मियाँ उसके बच्चे को। तो जी ये कहानी दरअसल भविष्य में खुलती है। तो ताला खुलने का भी एक प्रतीकात्मक उसका एक अर्थ है। तो बहुत अच्छी आपने टिप्पणी की। और मुझे भी याद आया कि इस कहानी को लिखने के दौरान कैसा एहसास था वो लिखना इस कहानी को। अ, तो आपने ये अवसर दिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी जी, ये लंबी शुक्रिया। कहानी है, अच्छा लगा काफी जी। समय हाँ, लिया मैंने आपको से। लंबी जी कहानी, लेकिन यह हम सभी को बांध रख सकने वाली कहानी है, ऐसा मेरा जी मानना है। और कहीं ना कहीं अजीज मियाँ का जो संकल्प है, उसे लोग कहते हैं कि भाई छोड़ दो बाजा बजाना। उसके पिता कहते हैं, ऐसा नहीं कि वह किसी की अवहेलना कर रहा है, बल्कि वह इतना उसके प्रति लगाव से भरा हुआ है कि वह उसको छोड़ नहीं सकता। जी वह जो लड़की है जिसको वह इतना प्रेम करता है, वह भी कहती है बाजा छोड़ दो, मगर अजीज मियाँ नहीं छोड़ पाते हैं। तो यह जो एक समर्पण भाव है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने प्रेम को न पाने का दुख नहीं है, गहरा दुख है, मगर फिर हम्म, वे पुनः तैयार होते हैं। मगर दूसरी बार भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लड़की शायद कहीं भाग गई है। वह कहानी में वह सिरा जो है जी खुला छोड़ दिया गया है कि वह भाग जी गई है या कोई भगा ले गया है। समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं। उन सब के जी बीच जो समाज का जो अपना एक पूरा अपना चलता हुआ व्यापार है, उसमें एक सीधा सच्चा मगर अपने जुनून का पक्का व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को जी रहा है, तमाम कठिनाइयों के बीच भी। तो कैसा यह घिरा भी रहता है जी इन जी परिस्थितियों से,
घिरा रहता है, और कितनी चुनौतियां उसके अस्तित्व को पैदा होने लगती हैं। तो ये सच में जो जीवन स्थिति है इस वर्ग की या साधारण मनुष्य की, तो ये कहानी कहीं ना कहीं वहां छूती है, उस चीज पर उसको उसकी ओर इशारा करती है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो संगीत है उसके प्रति एक इसको कह सकते हैं ट्रिब्यूट भी है। जी खासतौर से बिल्कुल। जो हिंदी हिंदी फिल्म संगीत है, जी उसका मेरे साथ जो जुड़ाव रहा है बचपन से, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आई है इस कहानी में। जी जी। हाँ, मेरा खुद और का जो बड़े जुड़ाव है सहज बचपन ढंग से। से आई है। जी इस जी कहानी में नाटकीयता भी है, जी लेकिन नाटकीयता अपने आप आ गई है। जो जी अजीज मियां उस बैंड वाले के यहाँ शागिर्द बनते हैं, जिस तरह से डायलॉग खुलते हैं, उनका उस्ताद जी कहता है कि भाई तुम अच्छे शागिर्द बने हो, अब अच्छे उस्ताद बनकर दिखाओ। फिर तो वे जी मर ही जाते हैं। जमीन भी उसके नाम, जो भी छोटी सी जमीन है उसके नाम जी वह जी पूरी प्रॉपर्टी कर जाते हैं। फिर वह अच्छा उस्ताद भी बनता है। तो मुन्ना बैंड वाले उस्ताद दरअसल यहाँ पर दो दो उस्तादों की कहानी है। एक वह जी जो अजीज मियां के उस्ताद हैं, जिनसे वह हम्म, हर कला पूरी मेहनत के साथ सीखते हैं, और जी फिर अपने उस्ताद के मर जाने के बाद वे स्वयं उस्ताद बनते हैं। तो ये दो उस्तादों की जो कहानी है, जो दो पीढ़ियों के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है, और इस जी बीच पूरा परिदृश्य भी बैंड बाजों का बदलता है। एक जी ही एक ही गले से दो तरह की आवाज निकालने वालों की एक पूरी फौज हमारे सामने खड़ी हो आती है। इसको भी हम लोग हम्म, ऑर्केस्ट्रा में देखते आए हैं, शहरों और कस्बों में। उन सबको भी बड़े ही जी करीने से यहाँ पर रखा गया है, और उसके बीच एक जो सच्चा धुन का पारखी व्यक्ति है, हम्म, वह हार नहीं मानता। उसे लगता है कि यह इसका कोई सेंस नहीं है, यह कोई लोकप्रियता का ऐसा आधार नहीं है कि मैं उसके पीछे भाग जाऊं। तो जो हम्म, व्यक्ति अपनी प्रेमिका को ठुकरा देता है, उसके लिए बाजार का दबाव कोई जी मायने नहीं बिल्कुल रखता है। बिल्कुल यह कहानी बिल्कुल, आपने अपने सही अंडरटोन कहा। में यह बात भी रखती है। जी, वो कहीं ना ये जो जो उस्ताद जो हैं, ये एक उस्ताद से दूसरे उस्ताद की ओर जो एक जो ट्रांसफर होता है, ये कहीं ना कहीं मूल्यों का भी हस्तांतरण है। जी जी। जो जो कला और के मूल्य हैं, जो कला के मूल्य हैं और जो जीवन के मूल्य हैं, वो भी ना, वो पुराने जो अजीज मियां हैं उनको उनके उस्ताद उनको सौंपते हैं जैसे, और फिर वो उन मूल्यों से कोई समझौता अजीज मियां नहीं नहीं, कर पाते। नहीं। तो जबकि ये मूल्यों, उनके पास दबाव होता है बाजार का, दबाव दबाव का भी होता है, होता है। काफी मगर दबाव वे है जी। मगर वे उससे लड़ते हैं। जी और अलग अलग अवसरों पर जिस तरह से शोक गीत कभी गाए गए, कभी कुछ जी मूड के हिसाब से दूसरे गाने गाए गए, या कभी अंदर हम्म, का आक्रोश आया, अंतर्द्वंद भी जी आता है। अंतर्द्वंद में भी गाने के बोल बदल जाते हैं, उसकी धुनें बदल जाती हैं। तो उस तरह से भी पात्रों के मनोभावों को इन धुनों के माध्यम से भी दर्शाने की यहाँ पर कोशिश हुई है। जी बहुत ही जी अच्छा जी लगा शिवदयाल जी। जी काफी समय हो गया, मगर इस जी कहानी के साथ बने रहना हम सबकी उपलब्धि है। आज के लिए मैं कहूंगा, हमारे साथ सिनीवाली शर्मा जी, दिनेश द्विवेदी जी, उषा किरण खान जी, प्रमोद शरण जी, कमलेश जी, और सत्य आनंद सांकृत्यायन जी, अ, आभा सिन्हा जी, और कुछ एक नाम ले लूं, रेणु कुमारी जी, अ, शब्दों का घर कुशाग्र शुक्ल प्रकाश जी, और तमाम लोग जुड़े रहे। कुछ एक के नाम संभव है छूट भी रहे हों। आप सभी का हार्दिक आभार। और कमलेश जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बेचैन करने वाली भी कहानी है। और सत आनंद जी भी कह रहे हैं कि हकीकत यही है बैंड वाले बाजे की। तमाम मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर हैं। तो एक बार पुनः आपको इस बेहद भावप्रवण कहानी के लिए हार्दिक बधाई, और इसे पढ़ने के लिए एक बार पुनः अभिनंदन। शुक्रिया। जी, शुभ रात्रि। आप लोगों के प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबने बहुत धीरज से सुना इस कहानी को। जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार।